Okay, hello friends. Now the continue topic after टेस्ट. तो 3 चॅप्टर पे टेस्ट अपनी हो चुकी आहे आणि आता पुढे काय 2-3 दिवस पुन्हा 2 ते 3 दिवस महालक्ष्म्या बसतील आणि मॅक्झिमम लोकांच्या घरी असतात. त्यामुळे आपण एक काम करू, आजचा हा व्हिडिओ आणि यानंतर मग एक शॉर्ट 2-3 टॉपिक राहिले आहे चॅप्टरचे, तर मे बी आपण ते यूट्यूबवरच घेऊ आणि मग पुन्हा तुमची फुल 3 चॅप्टरवर टेस्ट होईल. ओके. आणि ही टेस्ट केव्हा राहील तर मे बी आफ्टर महाराष्ट्र बसल्यानंतर आपण उठल्यानंतरच घेऊ. तसं 2-3 दिवस अगोदर सांगून देईल आणि ती तुमची मे बी 30 और 40 मार्क्सची टेस्ट राहील. होऊ शकते याही चॅप्टरचे नोट्स मी तुम्हाला सेंड करून देईल आणि त्यानुसार मग एक तर या चॅप्टरवर टेस्ट घेऊ पहिल्यांदा आणि मग 4 चॅप्टर मिळून टोटली 40 मार्क्स. ओके. सो नाव आपलं एक चॅप्टर स्टार्ट केलं आपलं इज बायोटेक्नॉलॉजी आणि आपलं सुरू होतं कमर्शियल अप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. नवीन कमर्शियल अप्लिकेशन मल्टिपल पॉईंट्स आर देअर. जसं आपण फर्स्ट टॉपिक जो घेतला दॅट इज द कमर्शियल अप्लिकेशन. आता वारंवार ते झालं आहे. सो फर्स्ट इज द क्रॉप बायोटेक्नॉलॉजी. त्यानंतर सेकंड घेतलं आहे आपण ॲनिमल हजबंडरी. नाव थर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट ॲज फार ॲज दॅट कमर्शियल अप्लिकेशन इज कन्सर्न दॅट इज येस ह्युमन हेल्थ. त्यामध्ये वॅक्सिनेशन वगैरे घेतलं आहे आपण. आणि हा थर्ड पॉईंट होता ह्युमन हेल्थमध्ये. पुन्हा लास्ट टॉपिक आपण बघितला दॅट इज अ क्लोनिंग. क्लोनिंगचे 2 टॉपिक, एक रिप्रोडक्टिव्ह क्लोनिंग अँड थेरॉपेटिक क्लोनिंग. अँड नाव टुडेज 2 ॲक्च्युली लास्ट पॉईंट 2 शेवटचे म्हणता येईल. 2 जर होतील आज तर पॉसिबल आहे. सो फोर्थ पॉईंट रिगार्डिंग टू द कमर्शियल अप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी दॅट इज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट बायोटेक्नोलॉजी. एक्चुअली ये टॉपिक अपना हो चुका है, एग्जाम्पल भी हो चुका है. Now in various industries that biotechnology and biotechnological microbe, जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब या ट्रांसजेनिक, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ होती है. सो दे आर यूज टू प्रोड्यूस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. अब इसको वाइड बायोटेक्नोलॉजी यहाँ क्यों कहा, क्योंकि जनरली मोलासिस जो होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ इसमें मेनली दिया है. नाउ सी वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग द लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो नॉर्मल जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन की प्रोसेस भी होती है, लेकिन जनरली अगर हमने नॉर्मल ईस्ट यूज़ किया फॉर फर्मेंटेशन और टू ऑब्टेन द अल्कोहल देन बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी रहेगी. लेकिन अगर हम ट्रांसजेनिक ईस्ट यहाँ यूज़ करेंगे एंड वी ऑल नो ट्रांसजेनिक ईस्ट आर मेड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, तो जनरली जो ओवरऑल प्रोसेस का कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट हमारा कम रहेगा. नाउ सी एग्जांपल इज देयर. अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट. जैसे मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल अपना हो चुका है. लास्ट एग्जाम्पलमध्ये आपण काय बघितलं की नॉर्मली अगर हमने मोलासेस तो हम यूज़ करते ही है टू ऑब्टेन द अल्कोहल दैट इज इथिल अल्कोहल. लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सपोज 100 kg ऑफ ईस्ट हमने यूज़ किया, नॉर्मल ईस्ट नॉट ट्रांसजेनिक ईस्ट. तो ये 100 kg ऑफ ईस्ट लाने के लिए या फिर वे करने के लिए हमको कुछ ना कुछ पैसा वहाँ पे लगाना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ जो पैसा है वहाँ पे लगेगा. लेकिन ट्रांसजेनिक ईस्ट और नॉर्मल ईस्ट में फ़र्क क्या है. सो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन मेक द ट्रांसजेनिक ईस्ट. तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए जहाँ हमको 100 kg ऑफ ईस्ट लगता था नॉर्मल, उतना ही अल्कोहल प्रोडक्शन मे बी 20 kg और 25 kg ऑफ ट्रांसजेनिक ईस्ट कर लेगा. मतलब अप्रॉक्सीमेट 75% जो हमारा पैसा जा रहा था टू बे दैट पर्टिकुलर ईस्ट वो बच गया. और ओवरऑल जो प्रोसेस होती है प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाएगी और लेस एक्सपेंसिव रहेगी. क्योंकि यहाँ मेनली जो एम वहाँ वो जो बता रहे थे अबाउट द प्रॉफिट, एक्सपेंस कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है हमारा. तो अगर हमने ट्रांसजेनिक ईस्ट यूज़ किया इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ईस्ट, सो दैट होल प्रोसेस इज अ लेस एक्सपेंसिव वन. एंड दैट इज द जनरल यूज रिगार्डिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट विच अल्कोहल हो, इथिल अल्कोहल हो, स्पिरिट हो, या बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हम नॉर्मली लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री. और ऐसे इंडस्ट्री में अगर हमने ट्रांसजेनिक माइक्रोब का यूज़ किया तो जाहिर है वो ओवरऑल प्रोसेस हमारी लेस एक्सपेंसिव रहेगी. क्लियर. दैट इज अबाउट द फोर्थ. एंड नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ह्यूमन हेल्थ का एक एप्लीकेशन था. 1 सेकेंड. तो ह्यूमन हेल्थ का जो एप्लीकेशन था उसी के रेंज में या फिर बोल सकते हम एज पर एज द टोटल कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज कंसर्न, ह्यूमन हेल्थ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और 2 नंबर की अगर बात करें तो सेकंड नंबर आता है एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी. नाउ इन दैट लास्ट पॉइंट, ये कमर्शियल एप्लीकेशन का लास्ट पॉइंट है.
तर जसं आपण जनरल घेतलंय की एनवायरमेंट में आज बहुत सारे प्रॉब्लम चालू हो चुके हैं एंड मेनली द पोल्यूशन। सेकंड होता है सीवेज एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। जो भी कचरा हमारा रोज के रोज निकल रहा है, टनों से कचरा निकलता है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलो या फिर हमारा अचलपुर बरतवाड़ा की भी बात की हमने, सो लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट इज देयर। तो ये जो वेस्ट या सीवेज निकल रहा है इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज अगर नहीं किया गया तो इट क्रिएट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मेनली अगर आप बाहर फेंक दोगे कहीं पे तो वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन होगा, उसको जलाएंगे हम तो जाहिर है एयर पोल्यूशन होगा। वाटर बॉडीज में अगर हम डाल रहे तो उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है या होता ही है। सो फर्स्ट जो एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज ड्यू टू द सीवेज एंड वेस्ट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करो या फिर हमारा विलेज या तालुका लेवल। तो आज बायोटेक्नोलॉजी ये पर्टिकुलर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट। नाउ सी सम बहुत सारे एग्जांपल यहाँ दिए हैं। फर्स्ट, एनवायरमेंटल रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे जो भी सीवेज ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम हो, वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम हो या फिर जो अलग अलग टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं, ये सभी को सॉल्व करना है तो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं या फिर किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में वही दिया उन्होंने कि माइक्रोबियल टेक्निक आर ऑलरेडी इन यूज फॉर सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। तो ये जो सीवेज या वेस्ट निकलता है उसके लिए ऑलरेडी हम माइक्रोबियल टेक्निक का यूज कर रहे हैं। अब माइक्रोबियल टेक्निक मतलब क्या, तो जैसे आपको पता है कि जो कचरा निकलता है तो सबसे पहले उसको सेपरेट किया जाता है इनटू ड्राई एंड वेट वेस्ट। अगर वो ड्राई वेस्ट है तो उस पर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगी। जैसे 7 चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंसिनरेशन। ओके, इट इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर सीवेज वेस्ट ट्रीटमेंट। और ये इंसिनरेशन जो टेक्निक होती है वो क्या है क्या नहीं, हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है, ये सब हमको आगे दिया है। और वो जो बहुत बड़े से भट्टी में की जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंसिनरेटर। ओके, तो वो क्या है, तो इन शॉर्ट बताता हूँ। जो ड्राई और वेट हमने सेपरेट किया, तो ड्राई जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको वहाँ पे हाई टेम्परेचर में बर्न किया जाता है बट इन कंट्रोल मैनर, क्योंकि बर्न करेंगे हम, जलाएंगे तो उससे जाहिर है लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजनस गैसेस निकलेगी, इट कॉज द एयर पोल्यूशन। लेकिन ये जो हॉट गर्म टेम्परेचर पे उसको जलाया जाता है तो उससे जो हॉट गैसेस निकलेगी या स्टीम निकलेगी उसको कंडेंसर से पास किया जाएगा, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में वो रिलीज नहीं किए जाते। तो ऐसा वो इंसिनरेशन में हम आगे देखेंगे। अब रहा सवाल जो ड्राई के बाद वेट वेस्ट है, तो वो वेट वेस्ट से भी हम बहुत अच्छा मैन्योर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि भाई ऑलरेडी इन यूज, मतलब माइक्रोबियल टेक्निक कौन सी है, तो जो वेट वेस्ट होता है, जो गीला होता है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रोब को ऐड किया जाता है। ऐड करने की वजह से क्या होगा, तो ये माइक्रोब वो पूरे सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे एंड दैट सॉलिड वेस्ट कैन कन्वर्ट इनटू द मैन्योर। जैसे नेचुरल मैन्योर भी हम बोलते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर बोलते हैं, तो ये सब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जो ऑलरेडी टेक्निक शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे है, तो जो माइक्रोब हम नॉर्मली यूज कर रहे थे पहले, अब उनको यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी मोर क्वालिटेटिव बनाया गया। मोर क्वालिटेटिव मतलब जो अमाउंट में मैन्युअल मिल रहा है या फिर मैन्योर की जो क्वालिटी है वो और अच्छे से हो, इस तरीके से जनरली आज बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रांसजेनिक माइक्रोब बनाए गए। सो अगेन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल माइक्रोब, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस दैट गुड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। तो वो एक एग्जांपल यहाँ दिया था, जैसे एक जनरल एग्जांपल। अब ये तो जैसे मैंने कहा कि सॉलिड वेस्ट का यूजिंग माइक्रोबियल टेक्निक। अब अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा कि अगर हमने सॉलिड वेस्ट डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ कर लिया, नदी है, तालाब है, उसमें अगर डाल दिया, तो होता क्या है, नाउ दैट पॉइंट इज गिवन हियर। नाउ सी व्हेन सीवेज और सॉलिड वेस्ट इज डायरेक्टली डंप इन द वाटर या और लेट आउट इन द वाटर बॉडीज, तो उसका होगा ऑक्सीडेशन उसका होता है, क्योंकि वो वाटर की वजह से वो सड़ने लगता है। अब ऑक्सीडेशन होना मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो पहले तो वाटर बॉडीज में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, वो कम होने के बावजूद अगर ये एक्स्ट्रा कचरा उसमें डाल दिया जाए तो इसके डिकम्पोजिशन के लिए फिर से ऑक्सीजन यूज होगा। सो दैट ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ सीवेज एंड वेस्ट ट्रीटमेंट इन वाटर बॉडीज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दैट वाटर बॉडीज इज डाउन, क्योंकि ऑक्सीजन जो एक्वाटिक वहां पे प्लांट या एनिमल है उनको चाहिए, एक तो कम होता है क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन वो लेते हैं। ऊपर से जो भी थोड़ा बहुत वहां पे अवेलेबल ऑक्सीजन है, इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज दैट सीवेज, सो दैट availability of oxygen or level of oxygen in water bodies goes down and it can adversely affect the aquatic life.
इट शो द एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। तो ये एक वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है सीवेज ट्रीटमेंट की वजह से। अब इस पे हमने रेमेडी क्या की, अगर ये नहीं होने देना है तो हम क्या करते हैं, नाउ सी एज अ रेमेडी सीवेज ऑक्सीडाइज यूजिंग द माइक्रोबियल टेक्निक। अब वो जो सीवेज आप वाटर बॉडीज में डाल रहे थे उसको पहले ही माइक्रोब का यूज करके ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है, मतलब जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए या जो उसका डिकम्पोजिशन करना है वो पहले ही बिफोर लेट आउट इन द वाटर बॉडीज, पानी में डालने के पहले ही, वाटर बॉडीज में डालने के पहले उसका ऑक्सीडेशन कर लिया जाएगा और उसके बाद एंड देन रिलीज इनटू द वाटर बॉडीज। अब ये पूरी ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस पानी के बाहर करने के बाद जब हम उसको वाटर में डालेंगे तो एक तो वाटर पोल्यूशन कम होगा क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑक्सीडेशन पानी के पहले या बाहर ही हो चुका है। दूसरा, ऑक्सीडेशन अगर हो चुका है तो जब हम वाटर बॉडीज में लेट आउट करेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का जो यूज वो कर रहा था फॉर इट्स ऑक्सीडेशन वो नहीं होगा, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर बॉडीज कैन बी मेंटेन और जो वाटर पोल्यूशन एक्स्ट्रा वहाँ पे हो रहा था वो भी थोड़ा सा कम होगा। सो ये एक रेमेडी दी है जो ऑलरेडी यूज का जो टेक्निक हम बात कर रहे थे ये उसके बारे में है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, देन माइक्रोब्स आर यूज। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए, ओके मैं वैसे भी पढ़ के लेने वाला था, आपके पास टेक्स्ट बुक अभी ले लेना आपने। नाउ माइक्रोब्स आर यूजफुल टू प्रोड्यूस द कंपोस्ट बाय ट्रीटमेंट ऑन सॉलिड वेस्ट। अब पहला तो हुआ वाटर का कि भाई वो कचरा डालने के पहले उसका ऑक्सीडेशन कर लो। अगर आपको कहीं जमीन पर बाहर फेंकना है जिससे सॉइल पोल्यूशन होगा तो उसको रोकने के लिए मैंने अभी बताया कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है इसमें कुछ माइक्रोब ऐड किए जाते हैं। ये माइक्रोब क्या करेंगे, तो ये सभी सीवेज ट्रीटमेंट का, सीवेज का पूरी तरीके से डिकम्पोजिशन करेंगे, ऑक्सीडाइजेशन करेंगे, जिसके वजह से दैट सीवेज और वेस्ट सॉलिड कैन बी कन्वर्ट और टर्न इनटू द मैन्योर। तो बहुत अच्छे नेचुरल क्वालिटी का हमको नेचुरल फर्टिलाइजर मिलेगा एंड इट इज कॉमनली यूज इन द फार्म वर्क, क्योंकि वैसे भी हमको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना पड़ता है प्लांट को, लेकिन ये कचरा है और कचरे से जैसे हम बोल सकते हैं इट इज अ रिसोर्स नाउ, क्योंकि वही जो कचरा था वो एक्चुअली हमने डिस्कार्ड कर दिए थे, फेंक दिए थे, हम उसी को अभी कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फर्टिलाइजर एंड देन दैट फर्टिलाइजर इज यूज इन द फार्म वर्क। इसके कुछ फायदे ऐसे रहेंगे कि एक तो ये नेचुरली बना है, सो सॉइल पोल्यूशन या सॉइल इनफर्टिलिटी का चांस नहीं है। दूसरा, जो कचरा जो गंदगी फैला रहा था या फिर बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज कर रहा था वो कॉज नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम अराइज नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली उसका हम एज अ फर्टिलाइजर करके यूज कर रहे हैं। दैट इज अगेन वन ऑफ द पॉइंट। नाउ एक पॉइंट दिया है, मैंने जानबूझ से लिखा नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट था कि सीवेज ट्रीटमेंट का फर्टिलाइजर के फॉर्म में कन्वर्शन करना। दूसरा पॉइंट दिया है बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम यूजिंग सम मेनी अदर मेथड्स लाइक बायो रीमेडिएशन, जो हमको दिया है और वही हम अभी लेंगे। दूसरा है बायो पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड, पेस्ट, कोई भी अगर प्लांट पे डिसीज आता है तो जनरली उसको हम पेस्ट कहते हैं और उसको किल करने वाला जो स्प्रेइंग होता है, जो भी हम दवाई उस पर स्प्रे करते हैं टू किल दैट पर्टिकुलर पेस्ट, इट इज कॉल्ड एज पेस्टिसाइड। अब यहाँ वर्ड है बायो पेस्टिसाइड, मतलब यहाँ हमने पेस्टिसाइड जो केमिकल के फॉर्म में हम आज तक यूज कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट केमिकल वी कैन यूज द बायो पेस्टिसाइड, दैट इज पेस्टिसाइड मेड यूजिंग द लिविंग थिंग, जो कि ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मफुल केमिकल इसमें होते हैं वो उसमें नहीं मिलेंगे। दैट इज अबाउट बायो पेस्टिसाइड। देन बायो फर्टिलाइजर अगेन। अब ये जो हमने बात की थी ये बायो फर्टिलाइजर ही है ना, फर्टिलाइजर विच इज मेड यूजिंग द माइक्रोऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग थिंग बाय नेचुरल मेथड, दैट इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद बायो सेंसर्स भी होते हैं। सो एक्सेट्रा आर द सम कॉमन न्यू कंसेप्ट इन बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। अब इसमें एक नया टॉपिक जो हमको डिटेल में दिया और लास्ट ईयर वो पूछा गया है, दैट इज बायो रीमेडिएशन। अब क्या है बायो रीमेडिएशन? अब देखो यहाँ पे बायो मतलब लिविंग थिंग तो आ ही रहा है, रीमेडिएशन का अगर फर्स्ट वर्ड हम देखें तो रेमेडी है ना, बायो रीमेडिएशन दैट इज रेमेडी। जैसे डिसीज पे रेमेडी होती है, ट्रीटमेंट होती है, तो ये है क्या? तो देखो ये जो भी सीवेज या वेस्ट सॉलिड हम बाहर फेंक रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट। एनी substance which can cause the pollution is called as pollutants, ओके। और जनरली वो पॉइजनस या हार्मफुल होता ही है, इसीलिए उसके वजह से पोल्यूशन हो रहा है अलग अलग टाइप का। तो बायो रिमेडिएशन में क्या होता है ना, सी आइदर एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट। अब ये जो टॉक्सिक केमिकल है या फिर जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है, एक तो उसका एब्सॉर्प्शन, उसको पूरी तरीके से एब्सॉर्ब किया जाता है या फिर उसको क्लियर कट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा।
but using yes or with the help of plants and microorganism. जब कोई प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस या पोल्यूशन कॉज करने वाले पोल्यूटेंट को एब्सॉर्ब करने की प्रोसेस करेगा या उसको डिस्ट्रक्ट करेगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज बायो रिमेडिएशन. इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं इट इज सिंपली द डिस्ट्रक्शन और एब्सॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल और पोल्यूटेंट यूजिंग आइदर प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दोनों अगर कंबाइनली हम यूज कर रहे हैं तो इसको कॉमनली बोला जाता है बायो रिमेडिएशन. अब अगर इसमें सिर्फ प्लांट का यूज हो रहा है, जैसे हमने लिखा है यूजिंग प्लांट्स और माइक्रो. नाउ इफ बायो रिमेडिएशन इज कैरिड आउट बाय प्लांट देन इट इज कॉल्ड एज फाइटो रिमेडिएशन, क्योंकि फाइटा मतलब प्लांट. सो सिंपल है, व्हाट इज फाइटो रिमेडिएशन? व्हेन बायो रिमेडिएशन इज कैरी आउट यूजिंग द प्लांट्स देन इट इज कॉल्ड एज यस फाइटो रिमेडिएशन. अब आपको पता है बहुत सारे प्लांट, अगर प्लांट कोई पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है तो जाहिर है अगर वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है तो वो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट एब्सॉर्ब द हार्मफुल गैसेस लाइक CO2 वगैरह. तो नॉर्मली ये प्लांट तो बायो फाइटो रिमेडिएशन कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमने फिर से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या किया, तो ये प्लांट में कुछ नए टेक्निक, नए कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऐड किए यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ताकि ये जो फाइटो रिमेडिएशन का नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था वो और अच्छे से हो, और ये जो भी अलग अलग टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं वो पोल्यूशन से हमको मतलब उसको हम कम कर सके. पूरा बंद होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगेन यूजिंग दैट बायोटेक्नोलॉजी, चाहे माइक्रोब हो या फिर प्लांट्स हो, उसको इस तरीके से डिजायर्ड फॉर्म में बनाया जाएगा ताकि ये जो ओवरऑल पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो. क्लियर? अब यहाँ आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो हम एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और ये हमारा कंटिन्यू रहेगा ऑन पेज नंबर 96. तो ये दिख रहा है इतना ही टॉपिक बचा है एज फार एज दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज कंसर्न, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग भी आया है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको फिर से बतानी पड़ेगी. तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, जो कल रहेगा. और उसके बाद फिर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये जनरल टॉपिक है, इस पर हार्डली 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज अबाउट द टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने आज कमर्शियल एप्लीकेशन में पढ़ा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दैट इज 4th पॉइंट. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड रेमेडी यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, जो एज इट इज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू चालू है. सो फाइटो रिमेडिएशन तक का हमारा टॉपिक हो चुका है. आगे कल ही हम कंटिन्यू करेंगे एज इन अगेन यूट्यूब वीडियो. ओके, सो एनी प्रॉब्लम कैन सेंड द मैसेज.